जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई है। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं। मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। हमने उसकी मजम्मत की। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इन लोगों को रोका जाए। हमने इस बात का जिक्र किया कि इन्हीं लोगों की जुल्म की वजह से घाटमी का राजस्थान में जुनैद और नसीर को, हरियाणा से ये गुंडे टेररिस्ट आतंकवादी आती हैं, आकर जुनैद और नसीर को किडनैप करके मारते हुए लेकर जाते हैं। किसकी गाड़ी में? हरियाणा हुकूमत की गाड़ी में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और इतना मारते हैं कि पुलिस स्टेशन को जब लेकर पुलिस के लोगों से कहते हैं कि ले लो इन लोगों को, गिरफ्तार करो, तो पुलिस देख के उनकी हालत देखकर कहती है कि हम नहीं लेंगे इनको। तो ये जालिम लोग, ये आतंकवादी, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, उनको ले जाकर 150 किलोमीटर दूर नसीर और जुनैद को जला दिया जाता है। क्या बीजेपी इनको रोकेगी या नहीं रोकेगी? मजलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि पीलू हो, रगबर हो, इखलाक हो, हाफिज जुनैद हो, ये हेट क्राइम है और इसको रोकने की जिम्मेदारी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर और उनकी पार्टी पर आयद होती है। हमने इस बात का मुतालबा किया कि अक़लियतों का बजट नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट में 40% कम कर दिया। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म कर दिया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। मेरिट कम मींस के पैसे कम कर दिए। हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से कि आपने तो बड़ा झूठ कहा था कि मैं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दूंगा। मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी, आरएसएस नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज, अक़लियतें, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, बल्कि दलित और आदिवासियों के भी स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। भारत के वजीर आजम नहीं चाहती हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां इस स्कॉलरशिप के पैसों सर लेकर जो तालीम हासिल कर रही थी, ताकतवर बन रही थी, इनको इनके हक को मालूम हो रहा था, तो उसको बंद करने के लिए बजट को कम कर दिया। हमने मुतालबा किया कि इस स्कॉलरशिप की रकम में जो पहले थी उससे ज्यादा इजाफा करनी चाहिए। आज मजलिस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि बीफ के नाम पर, यह अजीब बात है कि मेघालय में अब इलेक्शन हुआ तो वहां पर बीजेपी का लीडर कहता है कि मेघालय में बीफ बैन नहीं होगा, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। गोवा में बीफ बैन नहीं है, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। शायद वहां पर मेघालय में मम्मी बोलते, यहां पर मां बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए। बीफ बैन के सिलसिले में मेघालय का बीजेपी का सदर बोलता नहीं, यहां पर हम नहीं लगाएंगे, यहां पर खाएंगे। जब वहां पर खा सकते, गोवा में खा सकते, तो फिर सब जगह खाना चाहिए ना। मगर नहीं, मारेंगे, जिसके पास दाढ़ी है उसको पीटेंगे। हमने रेजोल्यूशन पास किया कि खत्म होना चाहिए। हमने करारदाद को मंजूर किया
कि यूएपीए के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर गरीबों को, कमजोरों को, जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, मुसलमानों को इस कानून के तहत उनको जेल में डालकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। हमने इस बात का मुतालबा किया कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग और डेमचाक में हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप वाकई में 56 इंच का सीना है तो चीन को चप्पल से नहीं बल्कि गोलियों से मारकर निकालो भारत की सरजमीन से, अगर 56 इंच का सीना है तो। मगर हमारे वजीर आजम चीन का नाम लेने से डरते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मगर ये पहलवानों के जबान से चीन नहीं निकलता, टाई टाई हो जाती है इनकी। अरे 2000 भारत की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, क्या तुम्हारी सरकार इनको नहीं निकाल सकती है? वो डेप्सांग और डेमचाक में चीन ऑल वेदर रोड बना चुका है, वहां पर बैठा हुआ है। और भारत के वजीर आजम जब इंडोनेशिया में G20 का इजलास होता है तो 56 इंच का सीना रखने वाला वजीर आजम, 130 करोड़ जनता का वजीर आजम अपनी कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर चीन के सदर से मिलता है। हेलो, हाउ आर यू? ये चीन जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, और ये तमाम संघ परिवार के चमचे, मोदी के अंधभक्त, जब उनसे कहा जाता है कि देखो ये देश का प्रधानमंत्री उठकर चीन से मिल रहा है, तो बोले क्या करना चाहिए था, फिर हाथ नहीं मिलाए? अरे मैंने पूछा मिलने की जरूरत क्या थी? हमारी जमीन पर जालिम कब्जा करके बैठा है। हमने मुतालबा किया कि चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसको खाली करवाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इज्जतदार मां और बहनों, हमने अपनी पार्टी के 2 रोजा कन्वेंशन में जो धर्म संसद किया जाता है, नाम निहाद धर्म संसद, उसमें धर्म संसद करके हर धर्म संसद में गाली मुसलमानों को, गाली इस्लाम को, गाली हमारी मां और बहनों को, और तो और एक बाबा हैं जो नाक से सांस लेना सिखाते हैं और अपने पेट को गोल गोल फिराते हैं और मंजन बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं। वो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जाकर कहा मुसलमान नमाज भी पढ़ता मगर ऐसा भी करता। बाबा आपको क्या मालूम इस्लाम के बारे में? अगर नहीं मालूम तो सीख लो, मगर झूठ तो मत बोलो। राजस्थान से जुनैद और नसीर के रिश्तेदार जब जाकर राजस्थान की पुलिस से कहा कि देखो हमारे बेटे को, भाई को उठा कर लेकर गए आतंकवादी, तो पुलिस ने कहा चल भाग निकल, मगर बाद में उनकी जली हुई लाशें मिली। अगर उनको पुलिस हरकत में आ जाती तो वो जालिम लोग जुनैद और नसीर को लेकर राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में नहीं जा सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी के एक भोपाल की एमपी बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे? क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने? किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको? कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा।
मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, और उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को ओवैसी शहीद कह रहा है। हाँ, शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह ग़िज़ा देता, तुमको नहीं मालूम। जुनैद और नसीर शहीद हैं, और आप जो है आपकी एमपी पे कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं बीजेपी की तरफ से। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उसकी ट्यून ऐसी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है, ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। हमने रेजोल्यूशन पास किया कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यहां पर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, 100 साल पुरानी बूढ़ी कांग्रेस भी थी उसमें, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थी। मराठों को रिजर्वेशन देने की बात किए, मगर मुसलमानों को देने की बात नहीं किए। और फिर बोलते कि ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम सत्ता में थे ना, उद्धव ठाकरे के साथ जो असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं और मेरी पार्टी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अगर कोई गयूर मुसलमान इस मजमे में बैठा है तो उसको इस बात जब सुन रहा है तो उसको तकलीफ होगी कि वो मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर कहता है कांग्रेस उसकी वजीर है, राष्ट्रवादी उसके वजीर है, और कहता है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अरे कांग्रेसियों, अगर तुम में सेकुलरिज्म इतना राय बराबर जिंदा होता, शरद पवार, अगर आपके पास सेकुलरिज्म राय बराबर जिंदा होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते, तुम छोड़ के चले जाते। मगर नहीं, तुमने मुसलमानों को नहीं, भारत के उन गयूर हिंदुस्तानियों को बेइज्जत किया जो आज भी भारत से मोहब्बत करते हैं। सत्ता में बैठा है चीफ मिनिस्टर, कहता है कि मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया हमारी पार्टी ने। और लोग बोलते हैं शिवसेना अब सेकुलर हो गई है। अच्छा, कैसे सेकुलर हुई है भैया बताओ? ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ये लाला की दुकान पर बैठकर सर्टिफिकेट बांटने वाले, जब कोई कहता है कि मैं और मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो सेक्युलर हो गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के जलसे से शरद पवार साहब को और वो कांग्रेस के वो साहब जो पूरा भारत फिरे हैं, बताओ शिवसेना सेक्युलर है या कम्युनल है? बताओ, जवाब दो, सेक्युलर है या कम्युनल है? उसके बाद आप फैसला करो कि ओवैसी इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। ये जाकर इख्तिदार की हवस में 15 साल कांग्रेस के पास इख्तिदार था, मगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो बोले हम भी पीछे आ जाते हैं, हम भी भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हो चुके हैं, हमारे घर वीरान हो चुके हैं, हमको भी एक गाड़ी के ऊपर लाल लाइट चाहिए जो टाई 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 करके रोड पर चल सके। कांग्रेस दौड़ते हुए गई, उद्धव ठाकरे के दामन को पकड़ लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस तो सुबह कितने 8 बजे 6 बजे सुबह 6 बजे उठ के अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों सगे भाई बन गए। सगे भाई बन के गवर्नर ने उनको शपथ भी दिला दी। ऐसा नजर आ रहा था कि मेले में दोनों भटक गए थे, बचपने में मिल गए आकर। वो सेक्युलर हो जाते हैं और ओवैसी इलेक्शन हुआ तो वोट काटता है। मिले, फिर शादी नहीं चली,
जल्दी तलाक हो गया। अब उसमें उस शादी में दूल्हा कौन था, दुल्हन कौन थी, आप तय करो, मुझे नहीं मालूम। किसने तलाक तलाक कह दिया? ट्रिपल तलाक तो बैन था, मगर सियासी तलाक चल रहा है अभी। अब नहीं मालूम कौन खुला लिया, वो छोड़ दिए तो उद्धव ठाकरे के पीछे। यानी आपको सिर्फ इख्तिदार से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी खड़े होगा चुनाव में तो इनको फायदा होता, इनको फायदा होता। सुन लो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ हैं, मैं भारत के संविधान के तहत इलेक्शन लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा।